हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर से एक बार हम अपनी मैथ्स के साथ और आइए बोर्ड पे हमारे टॉपिक लिखा हुआ है। सबने देख ही लिया होगा, बहुपद है आज का टॉपिक। और यहाँ मैं आपको बहुपद से परिचित कराऊंगी, जिसके लिए मुझे कुछ टॉपिक्स आपको बताने पड़ेंगे, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो ये 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए, दोनों के लिए ये हमारा वीडियो है। और ये 9th वाले भी ध्यान से देखें और 10th वाले भी। इसके बाद बहुपद से संबंधित हम क्वेश्चन 9th और 10th के अलग अलग वीडियोस में कराएंगे। तो सबसे पहले बहुपद से हम परिचित हो लेते हैं। यहाँ पे क्लास 9th में भी बहुपद है, जहाँ परिचय कराया गया है बहुपद से, और क्लास 10th में उसका विस्तृत है। तो यहाँ पे हम पहले बहुपद से परिचित होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी बुक के साथ। और बहुपद पढ़ाने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूंगी। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है, सबने देख ही लिया होगा, अचर राशियां। अचर राशियां क्या चीज है पता होगी सबको। एक बार फिर हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। अचर राशियां वो राशियां होती हैं हमारी जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये जो न्यूमेरिक होते हैं वो हमारे अचर राशियों के अंतर्गत आते हैं। इनके मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि 2 कभी 5 के इक्वल हो जाए, तो ये क्या संभव है? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। अगर आप शॉपकीपर से 10 रुपए की टॉफी लेते हो और आपके पास अगर 10 नहीं और आप बोलो कि मैं 5 आपको देती हूँ, तो वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्यों? क्योंकि कभी 10 कभी 5 की इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो ये 10, 5 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, वो कैसे होते हैं? वो अचर राशियां होती हैं। तो मेरे ख्याल से अचर राशियां आपको समझ में आ गया होगा क्या है। एक बार फिर से, अचर राशियां वो राशियां हैं जिनके मान निश्चित होते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। नाम से भी जैसे जाहिर है, अचर जो वेरिएबल नहीं है, जो चलती फिरती नहीं है। अब बात आती है चर राशियों की, चूंकि बहुपद पढ़ रहे हैं हम। चर राशियां, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये अच्छे से क्लियर हो जाए आपकी, तो बहुपद पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा और शायद किसी को पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही बहुपद को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और समझा भी सकेंगे। तो चर राशियां हैं। चर राशियां क्या होती हैं? नाम से दिख रहा है चर, जो चलती रहती है, मतलब चलती रहती है, विचरण करती रहती है। उनके मान निश्चित नहीं होते हैं, उनका कोई भी मान निश्चित नहीं होता है, वो मान अनिश्चित होते हैं, उनके कुछ भी हो सकता है। तो वो राशियां चर राशियां कहलाती हैं। उनको हम मान लेते हैं, उनकी हम कल्पना कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप हल करते हैं और बोलते हैं माना कि यक्स है, या माना कि ये चीज वाई है, या ए है, बी है। तो वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो चर राशियों के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनके मान स्थिर नहीं रहते हैं। तो ये इनको किससे दिखाते हैं आप? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इनके मान निश्चित नहीं होते, तो ये हम काल्पनिक है मान लेते हैं। तो वो राशियां कैसी हुई? चर राशियां हुई। चर राशियां जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, वेरिएट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स वाई के भी इक्वल हो सकता है, एक्स 2 के भी इक्वल हो सकता है, एक्स 3 के भी इक्वल हो सकता है। कंडीशंस आने पे ये मान इनके बदलते रहते हैं, इसलिए एक ऐसी राशियां हुई, ये चर राशियां हुई। तो चर और अचर अगर आप अच्छे से समझ गए हो, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। और चर और अचर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ और आप उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इसको मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये जस्ट नंबरिंग हो गई। और मैं अगर
कि आप ये जो 5 हमारे पास, सॉरी 4 हमारे पास जो 5 हैं, 5 हमारे पास जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, उनको आप अलग अलग छांटिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और कुछ भिन्नता होगी तो उनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या, देख लीजिए आप यहाँ पे फिर से एक बार, आप इन 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और सेम कंडीशंस के पार्ट्स होने चाहिए। तो आपको बहुत से लोगों के दिमाग में तुरंत आता होगा कि यहाँ 2 पार्ट्स बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और तो ये एक संख्या का पार्ट हो जाएगा, नंबर्स का पार्ट हो जाएगा ये। और चूंकि संख्याएं ये भी है, बहुत के दिमाग में भी आ रहा हो कि इसमें क्या अलग होगा, ये तो सारी संख्याएं हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ तो संख्याएं हैं हमारी, लेकिन कुछ हमने जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं उसमें संख्याओं पे संक्रियाएं लागू हैं। संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये प्रक्रियाएं की गई हैं, इसमें ये संक्रियाएं लागू की गई हैं। तो वो कौन से हुए, दिस, दिस एंड दिस। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये संख्याएं है, संख्याएं ही, लेकिन किस रूप में लिखी, अगर इनको हम सॉल्व करें तो एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इस रूप में इसको लिख रहे हैं तो ये हमारी संख्याओं पे संक्रियाएं हो गई और इन्हीं संख्याओं पे संक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम व्यंजक कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजक। क्लियर हुआ आपको, ये कहलाएंगे व्यंजक। तो आपने अचर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया और राशियां आपने देख ली हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो व्यंजक पे बात आती है। तो व्यंजक आपको क्लियर हुआ, व्यंजक क्या चीज है, व्यंजक जब हम राशियों पे संक्रियाएं लागू कर देते हैं तो वो व्यंजक कहला जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको व्यंजक क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम अभी तक नाम लेते थे व्यंजकों का और संक्रियाओं का, लेकिन हमें अच्छे से क्लियर नहीं था कि ये संक्रियाएं क्या होती हैं, व्यंजक क्या होते हैं। क्योंकि हमें बहुपद पढ़ना है तो हमें व्यंजक भी पढ़ना होगा, हमें समीकरण भी पढ़ना होगा और हमें बहुपद तो पढ़ना ही है। तो चलिए अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे व्यंजक, हमने क्या पढ़ा, व्यंजक पढ़ा। तो व्यंजक क्या था, जब हम राशियों पे संक्रियाएं लागू कर देते हैं तो वो हमारी व्यंजक बन जाती। और अगर मैं इस व्यंजक के आगे, इस व्यंजक के आगे ये, तो ये क्या हो गया, विजी व्यंजक। अभी आपने व्यंजक देखा था, अब विजी व्यंजक क्या हुआ, हमने यहाँ पे पढ़ा था राशियां 2 टाइप्स की, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो चर और अचर ये जो वेरिएबल्स हैं, तो जब इन वेरिएबल्स पे, इस चर राशि पे वही संक्रियाएं हम लगा दें, अगर जब हमने व्यंजक पढ़ा तो हमने देखा कि राशियों पे संक्रियाएं लागू कर दी गई, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की, तो वो राशि हमारी क्या हो गई, व्यंजक के रूप में आ गई। तो जब हम उन्हीं संक्रियाओं को अगर चर और अचर राशियों में लगा दें तो वो कहलाती है बीजीय व्यंजक। मतलब चर और अचर राशियों को समाहित करके जब हम संक्रियाएं लगा देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, व्यंजक हो जाती है। शब्दों में नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो यहाँ पे देख लीजिए बीजी व्यंजक क्या होंगे, बीजी व्यंजक होंगे चर और अचर राशियों का, अगर हम चर और अचर राशियों को एक करके संक्रियाएं लागू कर देते हैं तो बीजी व्यंजक होते हैं। ये हमारा एक बीजी व्यंजक है, यहाँ पे ये भी हमारा एक बीजी व्यंजक है, ये भी हमारा एक बीजी व्यंजक है, ये भी हमारा बीजी व्यंजक है। तो बीजी व्यंजक आप समझ गए होंगे, चर और अचर राशियों के योग से
योग नहीं, इसमें जो जोड़ गुणा भाग सबका होगा, बस उनका समन्वय कर दिया जाता है, एक जगह मिक्सअप कर दिया जाता है और संक्रियाएं लागू कर दी जाती हैं, तो वो हमारा बीजीय व्यंजक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद बीजीय व्यंजक समीकरण और बहुपद में आपको बीजीय व्यंजक क्लियर हो गया। बीजीय व्यंजक क्लियर होने के अगर नहीं हुआ हो तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, बीजीय व्यंजक क्या चीज है? चर और अचर राशियों के कॉम्बिनेशन से जब उसमें संक्रियाएं लागू कर दी जाती हैं तो जो पद बनते हैं उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ गया होगा, यहाँ देखने से भी समझ में आ रहा है। अब बात आती है बीजीय व्यंजक के बाद हम समीकरण आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। समीकरण क्यों? क्योंकि आज तक आपने नाम सुनते आते थे हम कि बीजीय व्यंजक है, कभी आपको क्वेश्चन में मिल जाता था निम्न बीजीय व्यंजक को हल कीजिए, या कभी आपको मिलता था निम्न समीकरण को हल कीजिए, या कभी आपको निम्न बहुपद को हल कीजिए। लेकिन अभी कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता था कि कभी बहुपद बोला जाता था, कभी समीकरण बोला जाता था और कभी बीजीय व्यंजक बोला जाता था? तो इन तीनों में डिफरेंस है, और अगर ये आप डिफरेंस समझ लेंगे तो आपकी ये बहुपद बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ पे एक लाइन में आपको समीकरण बता देती हूँ। अगर इन्हीं बीजीय व्यंजकों के में बराबर हम लगा दें, बराबर कुछ भी बराबर हो सकता है, बराबर का चिन्ह आ जाता है जब, तो वो हो जाता है हमारा समीकरण। मतलब इक्वल लगने के बाद हमारा ये बन जाता है इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ में आ गई आपको? मतलब ये जो समीकरण है, समीकरण कब बनेगा? बराबर चिन्ह आने पे समीकरण बन जाए। बहुपद में अगर बराबर का चिन्ह आ गया है तो वो आपका समीकरण बन जाएगा। बीजीय व्यंजक में अगर बराबर का चिन्ह आ गया है तो वो आपका समीकरण बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि समीकरण क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। आज के बाद आप समीकरण और बीजीय व्यंजक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, इसके बाद समीकरण के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे समीकरण के बाद हम बात करते हैं बहुपद की बात करेंगे हम। तो बहुपद क्या चीज है? आप बोलोगे बहुपद बहुपद क्या है? अगर मैं एक यहाँ पे लिख रही हूं, ये एक बहुपद है, मैं बोल रही हूँ ये एक बहुपद है, तो आप सोचोगे कि तो फिर बीजीय व्यंजक भी तो यही था, बीजीय व्यंजक भी यही था, बहुपद भी यही है। तो आपने सही समझा, बीजीय व्यंजक ही बहुपद होते हैं, बस कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं जो बीजीय व्यंजक को बहुपद बना देती है। मतलब जितने बहुपद होते हैं सभी क्या होते हैं? वो बीजीय व्यंजक ही होते हैं, बस उसमें एक कंडीशन लागू हो जाती है, उस कंडीशन के कारण वो बहुपद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आपकी बुक में जो दिया हुआ है, तो बहुपद क्या है? चर और अचर राशियों का, चर और अचर राशियों का जब हम चर और अचर राशियों के संयोग में जब हम उसमें संक्रियाएं लागू कर देते हैं तो वो हमारी बहुपद हो जाती हैं। लेकिन कंडीशन है वहाँ पे, यही बीजीय व्यंजक की भी परिभाषा थी कि चर और अचर राशियों को जब हम संयोग कर देते हैं, मिला देते हैं और उन्हें उन पे संक्रियाएं लागू कर देते हैं तो जो पद होते हैं वो हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। और सेम यही परिभाषा आपकी बहुपद की भी दी हुई है, पर बहुपद के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। तो आप यहाँ पे देखिए, इस तरह का कुछ अपने बीजीय व्यंजक का रूप होता है। A1 X1 A2 X2 x की पावर 2 A3 x3, और ये कहाँ तक जाएगा? आप जहां तक गिन सकते हो, आप जहां तक गिन सकते हो, ये एक बहुपद का रूप है। इसमें एक चर राशि होती है, क्या होती है? एक चर राशि होती है, और ये जो आपको A0 A1 A2 A3 ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी? बहुपद में A और ये सभी क्या होंगे? A हमारी वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्याएं आप पढ़ चुके हैं,
वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती। मतलब आपका A1, A2 ये सब क्या हो जाएगा? संख्याएं हो जाएंगी, चाहे वो बटे में हो, मतलब चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो ये जो आपके यहाँ पे गुणे में दिख रहा है ए, तो वो वास्तविक संख्या होगी, चाहे वो बटे में हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे तो ऋणात्मक हो, कैसे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह वास्तविक संख्या है। तो ए क्या हो गया? पहली कंडीशन वास्तविक संख्या होगी आपकी। दूसरी बात, ये जो चर दिख रहा है ये कैसा चर है? क्या है ये? यहाँ यक्स है। ये क्या है? एक्स है। यहाँ पे एक्स चर के लिए ये बहुपद है। क्या बोलेंगे हम? यह एक्स चर के लिए बहुपद है। अगर मैं इसमें a y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, मैं यहाँ पे 5t प्लस 5 z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कहा ये किसके लिए बहुपद है? ये यक्स चर के लिए बहुपद है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाई चर के लिए आपका ये बहुपद हो जाएगा। तो ये किसके लिए बहुपद हुआ? ये वाई चर के लिए आपका बहुपद हुआ। एंड ये किसके लिए बहुपद हुआ? इसमें क्या, कौन सा चर आपको दिख रहा है? टी। तो यह टी चर के लिए बहुपद होगा। और इस पे आ जाइए, ये जो यहाँ पे कौन सा चर आपको दिख रहा है? यहाँ पे जेड दिख रहा है, मतलब यह जेड चर के लिए बहुपद होगा। बहुपद को हम पी से, पॉलिनोमियल से नोट करते हैं पी, और यहाँ पे जो चर है वो है वाई। मतलब ये जो है पॉलिनोमियल्स है किस चर के लिए? वाई के लिए। मतलब यहाँ पे जो y का मान रखेंगे हम, वो इसके हिसाब से ये बहुपद हमारा मान आएगा बहुपद का। यहाँ पे किसके लिए है? ये t के लिए। तो इस तरह इसको दिखाते हैं। यहाँ पे किसके लिए है? ये z के लिए। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह दिखाते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? यहाँ पे ये आपका x चर के लिए है, तो ये x चर के लिए पॉलिनोमियल है। ये आपका x के लिए, x वेरिएबल के लिए ये पॉलिनोमियल्स है। मतलब कि यह यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से इस बहुपद का मान बदलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख दूंगी तो यहाँ 1 1 1 पॉलिनोमियल्स का जो आंसर आएगा। अगर x के यहाँ 2 रख दिया तो हमें यहाँ पे भी x2 रखना पड़ेगा और पॉलिनोमियल्स का जो आपका बहुपद है उसका मान बदल जाएगा। उसके बाद हम इस पे आते हैं, यहाँ पे जो y की वैल्यू रखी जाएगी उसके हिसाब से इस बहुपद का मान चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे बोलते हैं? इससे दिखाते हैं। और ये आपको पी वाई, पी टी, पी एक्स, मतलब ये जो है वो जिस चर के लिए बहुपद है वो चर यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये किस चर के लिए बहुपद है? वाई के लिए, तो यहाँ वाई शो हुआ। या किस चर के लिए बहुपद है? टी के लिए, तो हमने यहाँ टी और इसको बोलेंगे किस तरह? हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये वाई चर के लिए बहुपद है, वाई चर के लिए निम्न बहुपद है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि आपकी आज बहुपद की कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि बहुपद को लिखेंगे किस तरह और दर्शाएंगे किस तरह। उसके बाद आ जाते हैं बहुपद है क्या चीज, बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। बहुत बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट्स के साथ, वो समझ नहीं पाते हैं कि बहुपद, कभी कभी मन में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है लेकिन कंफ्यूजन हमारी बनी रहती है। तो आइए आज हम क्लियर कर लेंगे। आज के बाद आपको बहुपद पहचानने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे साथ देखिए, मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे जो आपके इनको गुणांक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये चर राशि के गुणे में है। तो यहाँ a0 का गुणांक x0 का गुणांक यहाँ पे a0 है, यहाँ पे x1 का गुणांक a1 है, यहाँ पे x2 का गुणांक a2 है। तो ये गुणांक अगर आप समझ गए हो तो अब मैं इनको एक ही जगह गुणांक बोलूं तो क्लियर रहेगा। मैं यहाँ पे एक ही जगह आपका गुणांक बोलूंगी। तो ये जो गुणांक है वो कैसे होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब ये धनात्मक संख्या भी हो सकते हैं, ये ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, ये
भिन्न में भी हो सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये वास्तविक संख्या है, मतलब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो है ए जो हमारा गुणांक है, तो बहुपद में जो गुणांक होता है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैडम तो बोली कि पूर्ण या पूर्णांक, क्यों, क्योंकि आगे वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपने गुणांकों के बारे में समझ गए। अब बात आती है चर की। जो हमने चर लिया, चर यहाँ पे हमने लिया है x, चर हमने x लिया है, और जो बहुपद बनाता है इस बीजी व्यंजक को, वो कंडीशन है कि चर की राशि, चर की जो घात है, चर की घात, चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया। फर्स्ट चर की जो घातें यहाँ पे दिख रही हैं 1 2 3, आप सब देख रहे हो कैसे ये n तक जाएगी, मतलब यहाँ जो n है, मतलब चर की जो घात आए, अगर कहीं भी बीजी व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या अगर है तो वो कैसा होगा, वो हमारा बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या का मतलब आप समझते हैं, पूर्ण संख्या मतलब सब धनात्मक, 0 से लेकर 1 2 3 अनंत तक की संख्या 0 हो सकता है। तो मतलब चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, और जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो होनी चाहिए, उसमें 0 भी शामिल है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी, 0 से लेकर अनंत तक की, जहां तक हम गिन सकते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में चर भी आ जाता है हमारा, यहाँ पे देखिए चर भी आ गया है, और सॉरी पूर्ण संख्याओं में हमारा 0 भी आ जाता है, और ये क्या है, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या है। तो बहुपद हम अगर डिवाइड कर रहे हैं कि बहुपद है कि बीजी व्यंजक है, तो उसमें पहली कंडीशन क्या हम देख लेंगे, जो यहाँ चर की घात है वो कैसी होनी चाहिए, वो 0 से लेकर आगे कुछ भी हो सकती है अनंत तक, लेकिन कैसी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 के फॉर्म में ही होनी चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, बट प्राकृत नहीं, प्राकृत में 0 को शामिल नहीं किया गया है, जबकि बहुपद जो है आपका वो चर की घात 0 हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। और अगर आपको संख्याएं इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ये आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में, तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, मैंने वहाँ संख्याओं से आपको परिचित कराया है और बहुत अच्छे से परिचित है। अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको माइंड में एकदम फिट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, और आगे मैथ्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मैथ्स से डरोगे नहीं। तो पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। इसके बाद आते हैं हम दूसरी पे, जो चर राशियां हैं वो बटे में नहीं होनी चाहिए। ये मैं पहचानने के लिए आपको लिखे, चर राशि भिन्न में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि जो चर राशि है वो भिन्न में है और भिन्न में हो, तो वो चर राशि, वो बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा, आगे हम समझेंगे इसको। और फिर तीसरी कंडीशन है, जो चर राशि है वो रूट में भी नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। चर राशि वर्गमूल के अंदर नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ। चर जो है यहाँ पे मैं x की बात कर रही हूँ, x की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और जो आपकी चर राशि है वो आपके बटे में नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं आनी चाहिए। और दूसरी,
चर जो आपका एक्स वाई जेड जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, रूट के अंदर, मूल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप झट से पहचान सकते हो कि हमारा बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इसमें आप चलिए हम कुछ बहुपद लिख के देखते हैं और ये आपको क्लियर हो गया है। तो मैं आगे अब इसके बाद मैं एक बात कहूंगी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है, देखिए अगर मैं फर्स्ट बीजीय व्यंजक देखूं, यहाँ चर जो है हमारा, इसको हम घटते क्रम में ही लिखते हैं। ये जो चर है हमारा, यहाँ पे बीजीय व्यंजक में कुछ भी हो सकता है। ये जो चर दिख रहा है हमारा वो कैसा है, यहाँ पे चर, यहाँ पे चर की सबसे पहले ये बहुपद है बीजीय व्यंजक की नहीं है, ये देखने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं चर की घात कैसी होनी चाहिए। 0 से लेकर कुछ भी हो सकती है, अनंत तक जा सकती है। तो हमने देखा यहाँ पे जो चर की घात है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे चर की घात 1 है, मतलब ये पूर्ण संख्या में है। दूसरी देख लेते हैं, चर हमारा रूट के अंदर नहीं है। तीसरी बात देख लेते हैं, चर हमारा अपॉन में नहीं है, अतः ये कैसा होगा, ये बीजीय व्यंजक बहुपद है। बहुपद है। क्लियर हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1/2। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बट 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर की राशि पहले ही आपको दिख रही है 1/2। अब इस पे आते हैं, यहाँ चर की राशि 1 है और ये आपका कांस्टेंट है, हमेशा ये बाद में ही आता है। तो ये हो गया आपका बहुपद है। तो बहुपद और चर संख्याओं, बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर समझ में आ गया होगा। सब बीजीय व्यंजक सभी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जहाँ चर और अचर राशियों में संक्रिया लागू कर दी जाए वो सभी क्या हो जाएंगे, बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। किंतु बहुपद वही बीजीय व्यंजक होंगे, बहुपद वही बीजीय व्यंजक होंगे जिसमें चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या होगी। चर राशि की घात क्या है, पूर्ण संख्या होगी, वही हमारे बहुपद कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, आप देखिएगा। यहाँ पे आप देख लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, अब देखिए आप बताइए मुझे ये बहुपद है कि नहीं है। तो आपकी बुक में भी एक पहला क्वेश्चन जो होगा 9th वालों में शायद है कि आप छाटिए कि बहुपद है कि नहीं है, बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं बहुपद के लिए एक चर राशि होनी चाहिए। एक चर राशि है, ये किस चर राशि के लिए है, x के लिए है। तो यहाँ पे हम इसको px से नोट करेंगे, ये मैंने बताया था, ये x चर राशि के लिए बहुपद है आपका। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक तो सभी दिख रहे हैं आपको, बट ये बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं आप इसकी कंडीशन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको चर राशि की घात कैसी दिख रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो चर राशि की घात कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब वह पूर्ण संख्या है, 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद होगा। सेकंड पे आ जाते हैं, यहाँ पे चर राशि की घात 3, यहाँ पे चर राशि की घात 2, ये कैसा होगा, बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुपद होगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा बहुपद होगा कि नहीं होगा, क्लियर कीजिए। तीसरा बहुपद होगा कि नहीं होगा, यह बहुपद होगा कि नहीं होगा। बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ चरराशि की घात पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, बट ये बहुपद नहीं है। एक मैंने लाइन लिखी थी, लिखा था उसमें, सॉरी मैंने लिखा था यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर जो है, मतलब चर जो है हमारा, वो अपॉन में बटे में नहीं आना चाहिए। बट अगर हम इसको सॉल्व थोड़ा सा भी करें तो ये क्या लिखते हैं, इसको हम 1 + x², 1 + 2, इसको 1 + x²। अब ये जब x² ऊपर जाएगा हमारा तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात माइनस में हो जाएगी। अगर मैं अगर कहूँ, देखिए यहाँ पे कि अगर 1/x है तो x² है, तो अगर x² को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो हमारे जो ये बहुपद है उसमें जो चर राशि की घात है वो माइनस नहीं होनी चाहिए, मतलब ये बहुपद नहीं है। उसके बाद हम अपने चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चर राशि की घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या है, चर राशि आपका मूल के अंदर है। अगर हम ये मूल हटाएंगे तो यहाँ चर राशि की घात कितनी हो जाएगी, इसको अगर हम हटाते हैं रूट तो यहाँ चर राशि की घात कितनी हो जाएगी, 1/2, जो कि हमारे बहुपद की कंडीशन में शामिल नहीं है। बहुपद कहता है कि अगर चर राशि रूट के अंदर है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो क्लियर हो गया आपको बहुपद कौन से होंगे। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बहुपद में। एक मैं आपसे छोटा सा फिर से आपसे ही प्रश्न करूंगी, और आप मुझे बहुपद कितने भी, बहुत से लोग बहुपद समझाते हैं तो ये कहते हैं जिसमें बहुत सारे पद हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुपद में आपके बहुत सारे पद होंगे तभी बहुपद बनेगा। बहुपद एक पद से भी बन सकता है, एक पद भी हो सकता है, एक पद ही बहुपद कहलाता है। और तो अगर मैं कहूँ कि 5, आपका यहाँ पे 5 है, क्या ये बहुपद है, तो ये कहा जाता है कि सभी वास्तविक संख्याएं बहुपद होती हैं। तो बहुपद कैसे हो गई, ये भी वास्तविक संख्या है, कैसे बहुपद हो गई है। बहुपद के लिए हमारी कंडीशन थी, यहाँ पे हम x⁴ लिख सकते हैं। x⁴ का मान क्या होता है, किसी भी चर राशि की अगर घात 0 है तो वो क्या होगी, 1 होगी। तो जब हमारा यहाँ पे 5 था तो 5 को हम × 1 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 को हम × 1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 5 को x⁴ लिख सकते हैं, x⁴ लिख सकेंगे तो ये क्या हो गया, 5x⁴ हो गया। तो यहाँ पे चर राशि भी आ गई, अचर राशि भी आ गई, और चर की जो पावर है, जो घात है, वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद होगा। इसका मतलब सभी संख्याएं जो होती हैं बहुपद होती हैं। क्यों, क्योंकि हम उसके आगे x⁴ या किसी भी चर राशि की पावर 0 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने बहुपद की कंडीशंस, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। तो अगर अब एक पद है तो भी बहुपद ही होगा। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा कि बहुपद यानी बहुत सारे पद। अब पदों की बात आती है, पद क्या चीज है, बार बार हम पद बोल रहे हैं, पद है क्या चीज। तो मैंने कहा 2x² + 3x - 1, ये पद जो होते हैं वो चर और अचर राशियों को संक्रियाओं के माध्यम से अलग करते हैं। यहाँ पे धन 2x² था, कितना था, 2x², फिर इसको प्लस के माध्यम से इसमें क्या जुड़ा, 3x जुड़ गया, फिर माइनस के माध्यम से इसमें क्या जुड़ा, 1 जुड़ा। तो ये हमारे जो संक्रियाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो व्यंजक जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो पद कहलाएंगे। तो ये पद आपको पता चल गया, आपने ध्यान दिया। तो इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। तो बहुपद जो होता है उनको पहली बात तो आप घात के रूप में भी डिवाइड कर सकते हो, प्रकार उनके बांट सकते हो, और यहाँ आप पद के रूप में भी इनके स्टेप्स के रूप में इनके बांट सकते हो आप इनके बहुपद के प्रकार को। तो जब हम बहुपद के प्रकार को डिवाइड करेंगे तो अगर हम इनको
घात के आधार पर डिवाइड करते हैं, चर की घात के आधार पर। तो चर की घात के आधार पर अगर चर राशि, अब चर की घात, आप बहुपद की घात देखिएगा वहां पे, यहाँ पे चर ना लिखकर हम बहुपद भी लिख सकते हैं, बहुपद की घात। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि बहुपद की घात होती क्या चीज है। मैंने अभी आपको कुछ भी बहुपद लिख दीजिए आप यहाँ पे, ये लिखा है। यहाँ पे आपकी जो बहुपद की घात होगी वो जो चर, ये किस चर राशि के लिए बहुपद है, किस चर राशि के लिए बहुपद है, ये x के लिए है, तो इसको px इक्वल टू हम लिख सकते हैं। समीकरण नहीं होगा, ये दर्शा रहा है कि px के लिए ये बहुपद है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो चर राशि होती है ना, उस चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होती है, जो अधिकतम घात होती है, वो होती है बहुपद की घात। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो गई, यहाँ पे बहुपद की घात 1 हो गई। तो जब हम देखिए बहुपद को घातों के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो जब बहुपद की घात 1 होती है, मतलब अधिकतम घात चर राशि की 1 होती है, तो वो होता है आपका, यहाँ पे ये चीज बता रही हूं मैं, तो वहां पे क्या बनेगा, बहुपद की घात के आधार पर, तो अगर चर राशि की अधिकतम घात, बहुपद की घात अगर 1 है, बहुपद की घात अगर पावर 1 है, तो वो कैसा बहुपद होगा, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, या रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं उसे, रैखिक बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गया रैखिक बहुपद आपका। और बहुपद की घात भी यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि आखिर बहुपद की घात होती क्या है। तो बहुपद की घात वह घात होती है जो चर राशि की अधिकतम घात होगी, वही बहुपद की घात होगी। तो अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर बहुपद की घात 2 है, अगर बहुपद की घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो वो कैसा कहलाएगा, ये आपका रैखिक बहुपद हो गया है। और बहुपद की घात 2 है तो वो वर्ग में हो जाएगी। और अगर मैं इसको कहूं कि अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, आपका वर्ग में आ गया है, तो द्विघातीय बहुपद, ये अगर 2 है तो द्विघाती हो गया। अगर यहाँ पे बहुपद की घात अधिकतम घात 3 हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद, मतलब अधिकतम घात उस बहुपद की 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ना क्लियर हो तो एक बार फिर से आप रिवर्स करके हमको सुन लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए बहुपद की अधिकतम घात 0 ही है, जैसे मैंने कहा 5 भी बहुपद है, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी होगी, x की 0 होगी। यहाँ पे x की घात क्या होगी, 0 होगी आपके बहुपद की घात। तो 0 है अगर, तब ये क्या होगा, ये अचर बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद कहलाएगा, ये जो है वो कैसा बहुपद कहलाएगा आपका, ये अचर बहुपद कहलाएगा, अचर बहुपद आपका कहलाए। तो घातों के आधार पे आपके यहाँ पे पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो गए हैं। पहला है लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद है, दूसरा है द्विघाती बहुपद, तीसरा है त्रिघाती बहुपद, और जहाँ 0 है, अगर अचर मतलब जो चर राशि है उसकी सबसे बड़ी पावर 0 है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अचर बहुपद हो जाएगा। तो घातों के आधार पर आपने बहुपद देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं
डिवाइड किया गया है, आपकी बुक में भी है, पदों के आधार पर बहुपद को डिवाइड किया गया है। तो ये घात के आधार पर हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको 3x² प्लस 2x क्यूब भी ले लेते हैं, स्क्वायर 2x माइनस 6। तो पदों के आधार पर देखा हमने, आपको मैंने पद समझाए थे आपको अभी कि जोड़ और घटाने और गुणा भाग की प्रक्रिया से जो इसमें टर्म्स जुड़े रहते हैं, जो स्टेप्स व्यंजक जुड़े रहते हैं, वो बहुपद के पद कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके सबसे पहले 2x³ है, फिर 3x² उसमें प्लस हो रहा है, फिर 2x उसमें प्लस हो रहा है, फिर माइनस। तो 1 2 3 4 ये कितने पद हैं? इसमें 4 पद हैं, इसलिए इसको चतुर्पदी बहुपद कहेंगे। 4 पद हैं तो चतुर्पदी बहुपद कहेंगे, लेकिन अभी आप त्रिपदी तक ही इसमें पढ़ेंगे। फिर अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, एक पद इसका हटा दूं, अब कितने पद बचे इसमें? 1 2 3। ये कैसा हो गया आपका? त्रिपदी बहुपद हो गया। ये कैसा हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। तो आपको ये यहाँ पे समझ में आया कि 1 2 3 पद है, इसलिए त्रिपदी हो गया। अब मैं अगर इसका एक स्टेप और कम कर दूं तो ये कितना हुआ? द्विपदी बहुपदी से कहेंगे। 2 पद है इसमें, तो ये क्या होगा? द्विपदी बहुपद। क्लियर हो गया बच्चों आपको? इसके बाद अगर मैं एक पद और घटा दूं तब ये क्या बचेगा? ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब वो कांस्टेंट भी हो सकता है और उसके साथ चर राशियां भी हो सकती। तो ये कैसा कहलाएगा? एक पदी बहुपद। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप बहुपद को पहचानने की कंडीशंस अच्छे से समझ लिए हैं, और आप यहाँ पे बहुपद को पहचान भी लेंगे, बहुपद के प्रकारों को भी डिवाइड कर लेंगे, बहुपद की कंडीशन अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पे हमने 1 2 चीजें और पढ़ ली थी, बहुपद के पद पढ़ लिए थे, तो आप पदों के आधार पे उनको वो कर सकेंगे। और पदों के आधार के बाद इसको हम यहाँ पे गुणांक भी हमने देख लिया था। और इसके बाद आज के लिए बहुत है इतना, एक लेक्चर में आप बहुपद को समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम इसके गुणधर्म देखेंगे। गुणधर्म तो हालांकि आज हम देख चुके हैं। उसके बाद हम आपको इनका कोफिशिएंट, गुणांक और उनसे संबंधित शून्यांक और ये सब चीज़ें बताएंगे। तो ये अगले स्टेप में होगा। आज आप बहुपद को अच्छे से पढ़ लीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच फॉर मी।